लोकतंत्र का महापर्व आज मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर मतदान जारी, वोटर्स कर रहे मतदान। छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण का मतदान जारी, 70 सीटों पर डाले जा रहे वोट। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह। लोकतंत्र का महापर्व आज सीएम शिवराज ने परिवार के साथ किया मतदान। और छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने किया मतदान, नकुलनाथ और प्रियानाथ ने भी दिया वोट। मतदान से पहले हनुमान मंदिर में टेका मत्था। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में डाला वोट। बूथ क्रमांक 22 केंद्रीय विद्यालय राजघाट कॉलोनी में किया वोट। वोट डालने से पहले पीतांबरा पीठ के किए दर्शन। तो नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम द असेंबली कप आप देख रहे हैं। देखिए, चुनावी मैदान सज चुका है और सभी प्रत्याशी यानी कि सभी खिलाड़ी मैदान में जुट चुके हैं। लगातार मतदान जारी है और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मतदान किया है। आपको बता दें कि बुधनी में मतदान किया है। लोकतंत्र का महापर्व आज है और सीएम शिवराज ने भी परिवार के साथ मतदान किया है। तो देखिए, वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं मतदाता और आपको बता दें कि मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। काफी उत्साह के साथ वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है और ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं बुधनी से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वोट डाला है। आपको बता दें कि परिवार सहित उन्होंने वोट डाला है और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। बुधनी से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा था, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी पहले पीतांबरा पीठ के दर्शन करने के बाद वोट डाला था। कैलाश विजयवर्गीय भी वोट डाल चुके हैं, कमलनाथ भी वोट डाल चुके हैं। तो देखिए, सुबह से ही प्रक्रिया मतदान की शुरू हो चुकी है। मतदान लगातार जारी है। 230 विधानसभा सीटों पर टक्कर का मुकाबला जो है देखा जा रहा है। बहनों को सेल्फ डिपेंड किया है, उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों बढ़ाया है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जन कल्याणकारी, उससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है। अब इन कामों लगातार जारी रखने के लिए मेरी जनता जनार्दन से प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को वो अपना आशीर्वाद दें। अब तक जो किया है जनता वो जानती। तो देखिए, मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से लगातार IND24 पे अपडेट आप देख रहे हैं। मतदान प्रक्रिया की 64,626 बूथों पर मतदान दल तैनात है। आपको बता दें कि 2,58,000 कर्मचारी जो है मतदान संपन्न करवाएंगे। इमरजेंसी के लिए 10% कर्मचारी रिजर्व भी रखे गए हैं। सुरक्षा में 2 लाख से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। तमाम टीमें मौजूद है मतदान केंद्रों पर और कड़ी सुरक्षा के बीच आपको बता दें कि मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। चलिए, मतदान को लेकर अधिक और अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी ईसा हमारे साथ सीधा न्यूज रूम से फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं। ईसा, देखा जाए सुबह से ही मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और अगर देखा जाए तो आज ईवीएम में सभी प्रत्याशियों का जो भाग्य होगा, भविष्य होगा, वो कैद होगा। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी, जिस तरह से हम जानते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा का ये टूर्नामेंट काफी अहम है, काफी दिलचस्प है और जिस तरह से हम जानते हैं सभी दिग्गज खिलाड़ी इस बार मैदान में हैं और उतनी ही ज्यादा ऊर्जा के साथ लगातार मतदाता भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और उतनी ही ऊर्जा के साथ लंबी लंबी कतारें सुबह से ही हम देख रहे हैं। और जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि लगातार मतदान का जो स्तर है वो काफी अच्छा है और इस वक्त जो करंट अपडेट में आपको दे दूं, खुशी की 11.65% तक मध्य प्रदेश में सभी विधानसभाओं का एक ओवरऑल आंकड़ा सामने आ रहा है कि मतदान हो चुका है और सर्दी होने के बावजूद भी लगातार मतदाता को सर्दी कहीं ना कहीं आड़े नहीं आ रही है। उसके बाद भी मतदाता लगातार पहुंच रहा है और बात की जाए लगभग 11% से ज्यादा मतदान
सुबह ही लगभग हो चुका था और 2533 प्रत्याशी आपको बता दें मैदान में हैं और जो कि लगातार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और आपको बता दें 30 लाख वोटर पहली बार मतदान करेंगे और जिस तरह से सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं, उनमें एक बड़ी संख्या युवा मतदाताओं की है, पहले बार जो चुनाव करने पहुंच रहे हैं उनकी है। और जैसे ही जो संवाददाताओं ने उनसे बात करी, जो उनसे जानने की कोशिश की वो किसको मतदान करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की जो एक लहर है वो युवाओं के अंदर देखने को मिल रही है। जो विकास करेगा सिर्फ उसी का साथ युवा देंगे, ऐसा युवाओं का कहना है। और इसी के साथ 64,626 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ ही महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए उस तरह की अलग व्यवस्था की गई है। बात की जाए पिंक बूथ की या फिर दिव्यांगों को जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है उनकी। और साथ ही साथ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को ऊर्जान्वित करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए काफी खूबसूरत साज सज्जा की गई है। इसी के साथ बात की जाए तो अन्य जो सामाजिक संगठन है, एनजीओ हैं, वो भी लगातार प्रयासरत है। निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि जो मतदान का स्तर है वो बढ़ाया जाए, जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए, जिसको लेकर लगातार रैलियों का आयोजन भी किया गया। बिल्कुल, ऐसा तमाम व्यवस्थाओं के बीच कहीं ना कहीं चुनाव को संपन्न करने की तैयारी है। इसे अगर सुबह से हम तस्वीरें देखें, अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आई थी। जबलपुर से ईवीएम खराब होने की भी तस्वीरें सामने आई थी। कई जगह भिंड में हमने देखा कि विवाद भी वहां पर देखने को मिला था। फिलहाल अगर वोटिंग परसेंटेज की ओर अगर नजर डाले ईसा, क्या कुछ रहा है? जिस तरह से हम जानते हैं वोटिंग प्रतिशत जो जानकार हैं उनके अनुसार काफी अच्छा जा रहा है। जिस तरह से हम जानते हैं अभी फिलहाल 11.65 यानी कि 12 के नजदीक तक 12% तक मतदान हो चुका है और लगातार मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं को मतदान स्थल तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की जा रही है और साथ ही साथ जो दिव्यांग है उनको खासतौर पर वहां पर सुविधाएं दी जा रही हैं। आपको बता दें मतदान स्थल पर महिलाओं को तैनात किया गया है, जिससे महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ाया जा सके। के साथ तमाम व्यवस्थाओं के बीच कहीं ना कहीं मतदान को संपन्न कराया जा रहा है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए ईसा। तो देखिए, तमाम चर्चाएं हम आपसे कर रहे थे। मतदान लगातार जारी है 230 विधानसभा सीटों पर। सुबह 7 बजे से मतदान जो है लगातार चल रहा है और आपको बता दें कि मतदाताओं की अगर हम बात करें, एक अलग उत्साह नजर आ रहा है। ठंड के बीच अगर देखा जाए तो 7 बजे से ही मतदाता जो है पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और वोट की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं लगातार जारी है। आपको बता दें सुरक्षा की दृष्टि से तमाम देखा जाए तो व्यवस्थाएं की गई है। तमाम व्यवस्थाओं के बीच मतदान संपन्न कराए जा रहे हैं। एक खास बात यह भी हो जाती है, सुबह हमने तस्वीरें देखी थी, हालांकि सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ था जबलपुर से कुछ वैसी ही तस्वीरें सामने आई थी ईवीएम मशीन की खराबी की, लेकिन कहीं ना कहीं दल काफी सक्रिय था और ईवीएम मशीन को भी सही किया गया है और आगे जो चुनावी प्रक्रिया है कहीं ना कहीं वो लगातार जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि भिंड से भी कुछ वैसे ही तस्वीरें सामने आई थी। तो चलिए, अभी फिलहाल हम राजनीतिक समीकरणों पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जो है जुड़ चुके हैं। अभी फिलहाल मैं आपका स्वागत करवा देती हूँ। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी जुड़ चुकी है, मीडिया पैनलिस्ट है बीजेपी से। स्वागत है आपका वंदना जी, बहुत बहुत। और इसी के साथ कांग्रेस से हमारे साथ रवि वर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। तो तमाम दोनों ही मेहमानों का आपका बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले वंदना जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अगर बात हम देखें तो समीकरण ये बात इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि इस बार टक्कर जो है कांटे की है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लगातार तैयारियां बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन अगर बीजेपी की हम बात करें, दमखम लगाते हुए बीजेपी चुनावी मैदान में नजर आई है। प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें, डबल इंजन की सरकार पर आप चल रहे हैं, डबल इंजन के फॉर्मूले पर आप चल रहे हैं। क्या कुछ माने, क्या प्रदेश के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, क्या कुछ इसके मायने निकाले जाए? सभी को नमस्कार। और आज हमारे लोकतंत्र के पर्व का सबसे बड़ा दिन है मतदान, और उसके लिए मैं सबसे पहले तो ये अपील करना चाहूंगी कि जाकर वोट अवश्य डालें, क्योंकि हमारा एक मत इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश की खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। तो कुछ चीजें मैं नोट करके लाई हूं, अपनी पार्टी का एक वर्णन संक्षिप्त में दूंगी कि मेरा वोट भारतीय जनता पार्टी को क्यों। लाडली लक्ष्मी के भविष्य को, लाडली बहना की आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को, संभल की बहाली को, गेहूं धान के भाव में उछाली को, गरीबों के पक्के आवास के लिए, महिलाओं की उज्ज्वला की आस के लिए, मुफ्त इलाज के आयुष्मान के लिए, नवविवाहितों के कन्यादान के लिए, किसान सम्मान निधि के लिए, प्रदेश के विकास की विधि के लिए, बुजुर्गों के तीर्थ दर्शन के लिए, हर्षित प्रदेश के जनमन के लिए, जन जन के गौरव
वान के लिए, जनजातियों के कल्याण के लिए, दलितों के सम्मान के लिए, ओबीसी आरक्षण के लिए, सर्व वर्ग कल्याण के प्रण के लिए, गांव में बिजली पानी सड़कों की बहार के लिए, शहरों में आधुनिक विकास की बढ़ती रफ्तार के लिए मैं सभी से ये अपील करूंगी कि अपना वोट कमल निशान पर डालें और प्रदेश का कल्याण, आप जानते हैं कि ये डबल इंजन की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में माननीय मोदी जी और प्रदेश में माननीय शिवराज जी करते आए हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये वादा करती है कि इस प्रदेश को बेमिसाल से बेस्ट बनाएगी, इस प्रदेश को विकासशील से विकसित बनाएगी। और एक दिन वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मध्य प्रदेश पूरे भारत का सबसे विकसित प्रदेश होगा, जहां के युवाओं के पास सबसे ज्यादा रोजगार होगा, जहां की बहनें सबसे ज्यादा सशक्त होंगी, जहां के किसान मुस्कुराएंगे, जहां के लाडली जो कन्याएं हैं हमारी वो लखपति होंगी, जहां कन्या जन्म लेगी तो लोग उसे बोझ नहीं समझेंगे, जहां पे बुजुर्ग किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। तो उस सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने और बार बार जैसे आपने चुना है इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमतों से सरकार बनाए। चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। चलिए रवि जी से मैं चर्चा करूंगी। असेंबली कप की लड़ाई मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। बात चाहे बीजेपी की कर लो या फिर कांग्रेस की कर लो, दोनों ही पार्टियां दमखम लगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये कप चुनावी है, ये कप सत्ता वाला है, तो कहीं ना कहीं दमखम तो दोनों ही पार्टियां लगाती हुई नजर आएगी। चलिए वंदना जी से हमने चर्चा की थी, अब मैं चर्चा में लौटूंगी। रवि वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। रवि जी, चर्चा हमने वंदना वर्मा जी से भी की है और अब चर्चा आपसे होगी। कांग्रेस की अगर हम बात करें, चुनावी प्रचार के दौर में अगर देखा जाए, कांग्रेस और बीजेपी में एक चीज कॉमन दिखाई दी है, अंतिम दौर में चुनावी प्रचार, तमाम दिग्गज केंद्रीय नेतृत्व आपका भी मध्य प्रदेश पहुंचा है। चुनावी सभाओं की अगर हम बात करें, कांग्रेस में एक चीज देखी गई है, विकास से ज्यादा जिस मुद्दों पर चर्चा की गई है वो है व्यक्तिगत टिप्पणियां। ये तस्वीरें देखने को आई थी, बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कर ले, ज्योतिरादित्य सिंधिया की कर ले, व्यक्तिगत टिप्पणियां ज्यादा की गई है। क्या कुछ लगता है जनता इस और ज्यादा ध्यान देगी, आपका क्या मानना है? जी खुशी जी, व्यक्तिगत टिप्पणियों की आपने चर्चा करी है, तो ये शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा की गई, जिसका बदले के जवाब में जनता की बड़ी डिमांड थी, जनता की भावनाएं थी कि इसका जवाब करारा दिया जाना चाहिए मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये चुनाव जो है परिवर्तन का चुनाव है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर गिरा, हम सब ने देखा कि किस तरीके से वो मूर्खों का सरदार कह रहे थे। मैं आज वो शब्द रिटर्न करना नहीं चाहता हूं आपके, लेकिन मूर्खों का सरदार उन्होंने न केवल इस मध्य प्रदेश की जनता को कहा, आपको कहा, मुझे कहा है, क्योंकि हम सब एक ऐसी बड़ी लॉबी है, एक ऐसा बड़ा मतदाता है देश में जो राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को तो वोट करता है। माना कि हम सरकार में नहीं थे, लेकिन एक वर्ग जो है, जो एक आधी आबादी है, जिसे विपक्ष के नेताओं को ही वोट दिया, तो ये जो है सीधा प्रहार जो है प्रधानमंत्री का, ये मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर था कि मध्य प्रदेश की जनता को शिवराज जी हो या इनके जो नेता हैं वो मूर्ख समझते हैं, क्योंकि सारा ज्ञान इन्हीं के पास है। डबल इंजन की सरकार के कसीदे मेरी बहन ने जिस तरीके से बुझे हुए तर्कों के साथ पढ़े, वो चिट्ठी अब इतनी पुरानी हो चुकी, इतनी रटी हुई हो चुकी कि जनता से उसका कोई सरोकार नहीं है। ये तमाम तरह की चर्चाएं कर रही थी। मध्य प्रदेश में इन्हें आज परिवर्तन के इस मतदान वाले दिन कोई क्यों वोट देगा, वो लाडली बहना क्यों वोट देगी, जिसके आपको हमको कर्ज तले दबाकर जिस तरीके की शिवराज जी ने बड़ी बड़ी होर्डिंग पोस्टर गांव कस्बों तक लगाई, लेकिन उस लाडली बहना को ही इनके संकल्प पत्र से गायब कर दिया। ये नीति और नियत को स्पष्ट करता है भारतीय जनता पार्टी की कि ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। अंतिम समय में सांसें गिन रही भारतीय जनता पार्टी के प्राण उत्सर्जन करने के लिए 1000-2000 रुपए डालकर जिस तरीके से शिवराज जी ने वोट खरीदने की कोशिश करी है और अपने संकल्प पत्र से जिस तरीके से लाडली बहना को गायब कर दिया है, तो ये बहनें देख रही हैं दोहरा चरित कि ये मामा केवल वोट खरीदने वाली राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश का जो स्तर जो शिवराज जी ने या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गिराने का काम किया है, मध्य प्रदेश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। जी चलिए ठीक है रवि जी, अभी एक बार फिर से मैं चर्चा कर लेती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देखा जाए तो रमेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। पहले मैं आपका परिचय करवा नहीं पाई थी। रमेश जी, अगर देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस से दोनों ही पार्टियों की अगर देखा जाए तो इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि इस बार कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। लेकिन खास बात यह देखने को मिल रही है, इस कांटे की टक्कर के बीच प्रचार प्रसार दोनों ही पार्टियों का है, लेकिन वोटर साइलेंट है। क्या कुछ लगता है, ये तूफान के आने के पहले की शांति मान ले हम? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार मतदाता साइलेंट है।
और अब मतदाता का उसको जिसके पक्ष में मतदान करना है उसका मन बना हुआ है। आज अगर हम अपनी बात कहें, कोई भी राजनीतिक दल अपनी बात कहेगा, किसी की आलोचना करेगा, किसी की प्रशंसा करेगा, मतदाता पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना। एक और बात, सवेरे 7 बजे से जैसे आज मतदान आरंभ हुआ तो सवेरे थोड़ा सा ठंडा था, लेकिन 8 बजे के बाद तेजी आई और जैसा कि आपने भी आंकड़े बताए हैं कि 9 बजे तक का लगभग 11% का हो गया है। 10 बजे तक का अभी फाइनल आंकड़े आना है, लेकिन लगभग 19% तक ये आंकड़ा पहुंच रहा है। इसका अर्थ है कि मतदाता में उत्साह है और ये लगभग 75% को टच करेगा मतदान का प्रतिशत, जो इस बात का इस बार संकेत दे रहा है कि मतदाता जिस किसी को भी अपना मत देगा पूर्ण बहुमत के साथ मत देगा। पिछली बार जैसी स्थिति नहीं बनेगी। जिस पिछली बार एक और स्थिति बनी थी कि कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर नोटा का वोट जो था वो ज्यादा था हार जीत के अंतर से। इस बार मुझे वो फैक्टर नहीं दिख रहा कि नोटा के कारण कुछ उम्मीदवार हार जाए, इस बार मुझे नहीं दिख रहा। तो इस बार जो भी सरकार बनेगी एब्सोल्यूट बनेगी और उसका एक कारण है 4-5 चीज इस बार काम कर रही है। जैसा कि आपने पूछा है जी कि दोनों दलों की घोषणाएं लगभग एक दूसरे के बराबर जैसी हैं। फिगर में थोड़ा सा अंतर है, जैसे लाडली बहना का उन्होंने कहा कि हम 3000 तक जाएंगे, अभी 1200 देना शुरू किया, कांग्रेस ने 1500 की बात कही है। इसी तरीके से समर्थन मूल्य भी दोनों ने बढ़ाने की बात कही है, तो ये दोनों फैक्टर भी काम करेंगे। इसके अलावा इस बार 2 और चीज काम करेगी। कहीं ना कहीं कुछ मतदाता, वो कितने प्रतिशत हैं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ मतदाताओं में राष्ट्रभाव और सांस्कृतिक चेतना का भी है और कुछ मतदाताओं में कितने प्रतिशत हैं उन्होंने जाति के समर्थन में या जाति के विरोध में भी कुछ मतदाता जाने वाले हैं। तो इस बार जो 4-5 फैक्टर काम करने वाले हैं उसको बहुत मायने रखेगा। इस बार का चुनाव हर क्षेत्र में थोड़ा सा अलग होगा पिछली बार की तुलना में, और परिणाम जो आएगा वो बहुत स्पष्ट परिणाम आएगा। जिस किसी के भी पक्ष में आएगा बहुत स्पष्ट आएगा। एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने मतदाता की साइलेंट 3 बार देखा। जैसे उदाहरण मैं देना चाहूंगा, 77 के चुनाव में मैंने रिपोर्टिंग की थी कि मतदाता एकदम साइलेंट था। इंदिरा जी की सभा में 1-8 लाख की उपस्थिति थी जो लाल परेड पर भोपाल में हुई। अटल जी की सभा सोमवार में हुई, उसमें बहुत कम लोग उपस्थित थे, लेकिन परिणाम अलग आया। ठीक उलट 1980 में देखेंगे तो अटल जी की सभा में भारी भीड़ थी, कांग्रेस की सभा में भीड़ कम थी, लेकिन परिणाम एकदम उलट आया। ठीक उसी प्रकार 90 में भी मतदाता साइलेंट था, बहुत अलग परिणाम दिया, सरकारों को बदलने का परिणाम दिया। लेकिन इस बार मुझे ये तो नहीं कहूंगा कि मतदाता का साइलेंट जो है वो किसी बदलाव पर या किसी समर्थन में है, लेकिन कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देगा जो पिछले 18 के चुनाव को अनुभव को लेकर के। जी बिल्कुल रमेश शर्मा जी, जिस तरह से लगातार अंदाज लगाए जा रहे थे कि 2023 का जो चुनाव है काफी हटके रहने वाला है, तो बिल्कुल तस्वीरें कुछ वैसे ही बयां कर रही है। चलिए एक बार फिर से मैं वंदना जी के पास लौटूंगी। वंदना जी, बीजेपी की अगर हम बात करें, आपने संकल्प पत्र देखा जाए तो चुनाव के ठीक पहले जारी किया है, लेकिन इस बार चुनाव में एक जो योजना है आपकी लाडली बहना योजना, जितना हमने चर्चा की है, हमारे संवाददाता ने की है, मीडिया ने जितना भी निष्कर्ष निकाला है, कहीं ना कहीं गेम चेंजर ये मानी जा रही है। लेकिन इस योजना पे आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये भी रहता है कि भाई चुनाव के ठीक पहले ही क्यों आपको लाडली बहनाओं की याद आई है, महिलाओं को सशक्त पहले क्यों नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है निरंतर प्रयास करती रही है नारी के सशक्तिकरण के लिए। ये कोई पहली योजना नहीं लेके आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारा जो निरंतर चक्र चल रहा है, बस ये उसमें एक कहते हैं कि वो एड ऑन कह सकते हैं कि एड ऑन योजना है। ये कोई नई योजना नहीं आई है। लाडली लक्ष्मी योजना आज से चल रही है क्या? बहुत पहले से चल रही है। उसके अलावा कन्या विवाह योजना, निकाह योजना, ये कितनी सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे शुभंकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो विशेष करके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं कार्य करते आए हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री, भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भी राज्यों में होगी, लेकिन जितना कार्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों के लिए, बहनों के लिए किया है, वो कोई नहीं कर सकता। और लाडली बहना योजना आप ये कह लीजिए कि एक एड ऑन है, और उसमें भी एड ऑन है। आप देखिए कि योजनाएं हम लाते बस नहीं है, उसमें भी हम चीजें ऐड ऑन करते रहते हैं। उसमें हमने उज्ज्वला को ऐड किया, उसमें हमने उसके बाद उज्ज्वला के बाद आवास को ऐड किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सतत प्रयास चलता रहता है। और हम कोई चुनाव लड़ने के समय सक्रिय होने वाली पार्टी नहीं है।
हम वो पार्टी हैं कि आज चुनाव खत्म करते हैं और कल अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। हम चरह वेती पे चलने वाली पार्टी है और अंत्योदय से भाग्योदय में बिलीव करते हैं। और हमारी जो पार्टी है वो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के विकास पे चलती है, जो कि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था, दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है। बिल्कुल वंदना जी, समय कम है, पहुंचाएं, संक्षेप में आपसे जवाब लूंगी। बिल्कुल प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ। हमारे साथ रवि जी भी जुड़े हुए हैं। रवि जी, देखा जा रहा है लाडली बहना योजना जब से आई है कांग्रेस के कहीं ना कहीं आरोप लगातार देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ लगता है? चुनौती आपने मान लिया है, एक डर है कांग्रेस को क्योंकि फेरबदल बड़ा हुआ है? खुशी जी, किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है मध्य प्रदेश में। मैंने कहा ना, और इस बात को मैं बड़ी हिम्मत और ताकत के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इस योजना का प्रचार प्रसार किया गया, क्या कारण है? कॉपी पेस्ट जुमला पत्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूर्व में जिस तरीके के इन्होंने अपने संकल्प पत्र में वादे किए थे कि 15 लाख आएगा, 15 लाख की बात हुई और अमित शाह कहते हैं कि वो तो एक जुमला है। तो इनका जो जुमला पत्र है, जुमला पत्र में लिखित में नहीं देंगे, औरों से कागज मांगते हैं। इस देश में कागज भी मांगे जाते हैं, फिर क्या है कि अपने कागजों से लाडली बहना को गायब करना पड़ा। ये नीति और नियत का जो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मध्य प्रदेश ने देखा है। हमने अपनी नीति और नियत को स्पष्ट करते हुए एक माह पहले कॉपी पेस्ट के जिस तरह से आप बात कर रहे थे, जी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि एक माह पहले अरे वंदना जी सुनिए, एक माह पहले हमने अपनी नीति और नियत को चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से पराजय होने जाने वाली है, आपके यहाँ चिल्लाने से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे। आपके चिल्लाने से यहाँ वोट नहीं मिलने वाले हैं। आप लोग जाति के आधार पे चलाते हैं। बिल्कुल वंदना जी, पहले रवि जी की सनातनी बन जाते हैं चुनाव के समय में, चुनावी हिंदू बन जाते हैं। आज आपके कमलनाथ जी जाके हनुमान जी का आशीर्वाद दें और जब बाकी जब उनकी सरकार रहती है तब कहाँ चले जाते हैं भगवान हनुमान, भगवान राम, कब भूल जाते हैं वो वंदना जी और भगवान राम को। ये सांप्रदायिकता फैलाने वाले ठीक है, समय हमारे पास कम है जी, समय हमारे पास कम है। रवि जी बिल्कुल गुंडों से भरी हुई है ये सरकार का नीति और नियत का ठीक है, शिवराज जी ठीक है। रवि जी वंदना जी, रवि जी वंदना जी बिल्कुल को भी झुटला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों की प्रतिक्रिया हमने सुनी है। ठीक है, शांत हो जाए वंदना जी। रवि जी बिल्कुल दोनों की प्रतिक्रियाएं सुनी है, दोनों की प्रतिक्रियाएं मैंने सुनी है। समय हमारे पास कम है, एक बार फिर से रमेश शर्मा जी के पास में लौटूंगी। सर अंतिम प्रक्रिया के साथ चर्चा में खत्म करना चाहूंगी। रमेश जी, देखा जाए एक अहम फैक्टर माना जा रहा है लाडली बहना योजना को, बड़ा फेरबदल भी कहा जा रहा है। बीजेपी के आरोप है कि कांग्रेस को चुनाव के वक्त सनातन की चीजें याद आ रही है, अन्य मुद्दे याद आ रहे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, मोटे तौर में इसमें तो कोई शक नहीं कि महिला को लेकर के और बेटियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 2003 से जो परिवर्तन शुरू किया था, इसमें कोई शक नहीं। जैसे उनकी लाडली लक्ष्मी योजना थी, उनकी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना थी, उनकी जननी सुरक्षा योजना थी, उससे कहीं ना कहीं लाभ मिला। और उसको पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि महिलाओं का मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक रहा। इस बार भी मुझे जो लग रहा है, अब वो चाहे कांग्रेस की महिला सम्मान निधि की बात हो या भाजपा की लाडली बहना की हो, महिलाओं का मतदान का प्रतिशत बढ़ने वाला है, पिछली बार की तुलना से भी बढ़ने वाला है। और सवेरे भी अगर आपने देखा हुआ तो अपेक्षाकृत महिलाओं की संख्या तुलनात्मक दृष्टि से कुछ मतदान केंद्रों पर अधिक रही, तो वो उसका लाभ उनको मिलेगा। तो मोटे तौर पर ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं इस बार चुनाव को थोड़ा सा प्रभावित तो करेंगी। महिला का वोटर एक और युवा वोटर जो पहली बार 18-19 साल का जो पहली बार वोटर बना है, उसका प्रतिशत भी बहुत अधिक होगा। तो मैं समझता हूं इस बार अगर मतदान के प्रतिशत का पिछला रिकॉर्ड टूट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। 75% भी क्रॉस कर दे तो फिर मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो दोनों पार्टियों की अपनी अपनी बातें हैं, फिर भी 3 फैक्टर इसमें काम करने वाले हैं। एक तो युवाओं का फैक्टर काम करने वाला है, महिलाओं का फैक्टर काम करने वाला है, किसानों का फैक्टर काम करने वाला है। बिल्कुल, तीनों ही फैक्टर काफी काम करने वाले। रमेश जी, फिलहाल आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहे। चुनावी प्रक्रिया लगातार जारी है, 230 सभी विधानसभा सीटों पर और दमखम लगाते हुए सभी प्रत्याशी मैदान में नजर आ रहे हैं। सभी खिलाड़ी उतर चुके हैं मैदान में। देखने वाली बात होगी
कि आखिर ये कब किसके हाथ जाएगा। चलिए फिलहाल हमारी चर्चाएं लगातार जारी थी, हमारे साथ तीनों ही मेहमान लगातार बने हुए हैं, चर्चा उनसे जारी थी। एक बार फिर से वंदना जी से मैं चर्चा करूंगी। वंदना जी, जिस तरह से आप चर्चा कर रहे थे, मेरा पहला सवाल भी आपसे यही था। इस बार आपकी सरकार डबल इंजन पे जा रही है, डबल इंजन को देखा जाए तो काफी हाईलाइट किया जा रहा है और जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था 23 का चुनाव काफी हटके रहेगा, सीएम की जगह पीएम के चेहरे से आप चुनाव लड़ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार का पूरा फोकस देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिमाचल और कर्नाटक में भी डबल इंजन की ही सरकार थी, लेकिन वहां कुछ और ही नजर आया है। देखिए, हिमाचल और कर्नाटक की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे आपने देखा होगा हम जनादेश हारे थे, जनाधार नहीं हारे थे। बहुत कम परसेंटेज ऑफ वोटिंग से हमारी हार हुई थी। और अगर हम डबल इंजन की सरकार की बात करें तो आपने देखा है कि मोदी जी जो है हमारे मध्य प्रदेश के लिए बार बार आते हैं और सौगातें लेके आते हैं। और ये लोग जो कहते हैं जुमले, तो जुमले नहीं करते हैं। राहुल जी और प्रियंका जी जैसे जुमले वाले नहीं है हमारे माननीय मोदी जी। वो जब जब आते हैं प्रदेश को सौगात, और जितनी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के दौरे किए, मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इतने दौरे किए होंगे या इतनी सौगातें दी होंगी मध्य प्रदेश को। इसीलिए हम कहते हैं कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, क्योंकि बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी आकर सौगातें देकर ये साबित करते हैं कि वो मध्य प्रदेश को विशेष प्यार करते हैं, विशेष आत्मीयता रखते हैं। तो हम क्यों नहीं बोले कि हमारे नेता मोदी जी हैं? अवश्य वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारे मुख्यमंत्री हमारे नेता होते तो क्या हमारे प्रधानमंत्री हमारे नेता नहीं होते? और हम तो एक संगठित सेना के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, वंदना जी समय कम है, संक्षेप में जवाब लूंगी। रवि जी से एक बार फिर से प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगी। रवि जी, जिस तरह से वंदना जी बता रही थे डबल इंजन की सरकार पे वो लोग चल रहे हैं, अगर बात करें कांग्रेस की, हालांकि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस को भी खूब मिलता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव के ऐन मौके पर हमने देखा कि केंद्रीय नेतृत्व यहां पर पहुंचा था। पूरा फोकस अगर देखा जाए, कांग्रेस जिस तरह से वचन पत्र का बार बार जिक्र कर रही है, हालांकि बीजेपी का आरोप भी लगातार सामने आ रहा है। बात कर्नाटक और हिमाचल की यहां भी करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस फेल तो नजर आ रही है। खुशी जी, देखिए जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के कसीदे गढ़े जा रहे थे, तो डबल इंजन की सरकार का क्या असर होता है मध्य प्रदेश ने, उस देश ने देखा है कि वही शिवराज जी जो खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात करते थे, आज मध्य प्रदेश में 45 किसान है जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है। डबल इंजन की सरकार के फायदे भारतीय जनता पार्टी में देश में किस तरीके से मिल रहा है कि जिस खेती को लाभ के धंधे की बनाने की बात करते थे कि क्या कारण है। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का पहला ही वीडियो नहीं, दूसरा भी आता है और तीसरे में तो स्पष्टीकरण भी आ गया कि ये जो राशि ये 100, 200 करोड़, 500 करोड़ नहीं, 1000 रुपए, 1000 करोड़ की जो बात है उसमें आ रही है कि गांजे की खेती को लाभ का धंधा बनाने की डबल इंजन की सरकार के फायदे कैसे में परिवर्तित हो गई। ये शिवराज सिंह चौहान जी को जवाब देना होगा। जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार पर बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी जब मध्य प्रदेश पर आते हैं तो इस पर जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि ये सीधा मामला उनके कैबिनेट से जुड़े हुए मंत्री के पुत्र का है। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की जबान पर लकवा मार जाता है? इस तरह की स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार का अंग है। जो जिस तरीके का वीडियो आया है, हमारे आरोप थे कि ये 50% वाली सरकार है, ये आपका और मेरा पैसा जो चुराकर जिस तरीके से गांजे की खेती में लगाया जा रहा है, तो इसका जवाब मध्य प्रदेश की दिमनी की जनता देने वाली है कि जिस तरीके से इस लूट और खसोट की राजनीति मध्य प्रदेश में हुई है। बिल्कुल रवि जी, बिल्कुल कहा जा सकता है आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियों में बहुत सारे हैं। चर्चा काफी लंबी हो सकती है, लेकिन समय हमारे पास कम है। अंतिम प्रक्रिया के साथ चर्चा में खत्म करूंगी। आपका लेना चाहूंगी जी वंदना जी। हम डबल इंजन की सरकार चलाते हैं और ये डबल मनोरंजन की सरकार चलाते हैं। डबल मनोरंजन की सरकार, चलिए ठीक है, हमेशा मनोरंजन करती रहती है। बादलों में रडार, गैस की पानी से और नाली से चाय बनाने का बिल्कुल वंदना जी, रवि जी, मैं बार बार यही चीज दोहरा रही हूँ। आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे हैं दोनों ही पार्टियों के बीच। आपके चीखने चिल्लाने से मध्य प्रदेश की जनता पे सरकार चलाते रहिए। ठीक है, आप दोनों ने ही अपनी बात रखिए। समय हमारे पास कम है। अंतिम प्रक्रिया रमेश शर्मा जी से ले लेती हूँ। हमारे साथ रमेश जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, 23 का चुनाव जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं काफी अलग हटता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की अगर हम बात कर ले, सीएम की जगह पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें, हालांकि कहा जा रहा है कि मंथन के बाद कहीं ना कहीं सीएम के फेस को लेकर फैसला लिया जाएगा, लेकिन कहीं भी पोस्टर देख ले, बैनर देख ले, एक ही चीज नजर आ रही है, कमलनाथ जी आ रहे हैं। क्या कुछ लगता है किस फैक्टर पे दोनों ही पार्टियां? देखिए, ये हर पार्टी की अपनी एक अलग अलग रणनीति होती है। आपको अगर ध्यान हो तो उससे पहले कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा जी का चेहरा
उसमें प्रचारित करते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजीव गांधी जी का भी चेहरा प्रचारित किया था, लेकिन नरसिम्हा राव जी के बाद से उनकी नीति बदली और इस बार उन्होंने कमलनाथ जी के चेहरे को बहुत आगे रख करके काम किया। ठीक उसी प्रकार भाजपा अटल जी के चेहरे को रख करके कभी काम करती थी, अब उन्होंने मोदी जी का चेहरा सामने रख करके काम किया, तो ये उनकी अपनी रणनीति है। एक और बात मुझे इस रणनीति का कारण समझ में आता है, कहीं ना कहीं मोदी जी के चेहरे के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रभाव जो था वो थोड़ा सा प्रबल है, कुछ और मुद्दे हैं, तो मैं समझता हूँ उसके लिए जो जाति का मुद्दा कांग्रेस ने बहुत जाति जनगणना का उठाया है, तो मुझे लग रहा है कि उसका काउंटर करने के लिए भाजपा ने मोदी जी के चेहरे को बहुत ताकत के साथ प्रस्तुत किया, शिवराज जी के चेहरे को उन्होंने योजना पूर्वक प्रस्तुत किया। दूसरी ओर कांग्रेस ने केवल कमलनाथ जी के चेहरे को प्रस्तुत किया। ये दोनों की अपनी अपनी रणनीति है। अब इस रणनीति का मतदाता पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो हमको अब 3 दिसंबर को पता चलेगा। जी बिल्कुल, चलिए फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, चुनाव लगातार जारी है, असेंबली कब की ये लड़ाई कब की है, लेकिन ये कब चुनावी है। लगातार हम जिस तरह से चर्चा कर रहे थे, मैदान में खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, यानी कि प्रत्याशी पहुंच चुके हैं, लेकिन खास बात यह है कि यहां पर एम्पायर जनता है। देखने वाली बात होगी जनता क्या फैसला लेगी, किसको आउट करेगी और किसको विजय करेगी। तो फिलहाल हमारी खास चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।